हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह आज एक नई वीडियो के साथ आज हम लेकर आए हैं ग्रामर में पास्ट टेंस। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, टेंस कुल 3 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पिछली वीडियोज में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तक स्टडी कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। तो सबसे पहले पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। तो ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के बीते हुए समय में या ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के भूतकाल में समाप्त होने का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस पास्ट टेंस की श्रेणी में आते हैं। अब पास्ट टेंस को भी प्रेजेंट टेंस की तरह 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी 4 भागों में बांटा जाता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। तो हम सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य या था, ये थी, ये थे, इन शब्दों के साथ वाक्य का अंत होता है। वाक्य इन शब्दों के उच्चारण से समाप्त होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जिनमें नॉर्मली कोई सूचना होती है, कोई निर्देश होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम अफर्मेटिव की श्रेणी में रखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अफर्मेटिव चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो, पास्ट इंडेफिनिट में हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह है स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। कोई भी सेंटेंस हो, उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नाउन्स का हो या प्लूरल नाउन्स में हो, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिनमें पहला एग्जाम्पल है मैंने कल लाल किला देखा था। तो जब सेंटेंस पास्ट टेंस का होता है, ऐसे में जो कल होता है वो हमेशा यस्टरडे अर्थात बीता हुआ कल माना जाता है। अमूमन बोली भाषा में कल का प्रयोग आने वाले कल के लिए भी किया जाता, लेकिन आने वाला कल हमेशा फ्यूचर टेंस में माना जाएगा। पास्ट टेंस में जो भी कल आएगा उसका अर्थ बीते हुए समय से है, अर्थात बीते हुए कल से है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कल लाल किला देखा था। और स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है कि इस सेंटेंस में कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, अर्थात कार्य करने वाला कौन है। तो यहां पे सब्जेक्ट हमको मिलता है मैंने, अर्थात आई। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आई तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें देखना है वर्ब हमारी क्या है। तो वर्ब हमारी है देखा था। मैंने कौन सा काम किया गया है? देखा गया है। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म अर्थात सी मीन्स होता है देखना, और सी की सेकेंड फॉर्म सी सा सीन होती है, तीनों फॉर्म। तो सी फर्स्ट फॉर्म, सा सेकेंड फॉर्म और सीन थर्ड फॉर्म। तो यहां पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई सा। और क्या देखा था? अब आता है ऑब्जेक्ट। क्या देखा था? लाल किला। आई सा द रेड फोर्ट
और कब देखा था? कल, अर्थात यस्टरडे। आई सा द रेड फोर्ट यस्टरडे, मैंने कल लाल किला देखा था। अब दूसरे वाक्य की बात करते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है, सरला ने कल अपने पिता को एक पत्र लिखा था। यहां भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम रूल्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट कौन है? इस सेंटेंस में कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कार्य किया जा रहा है यहां सरला के द्वारा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि हमारा है सरला, और सरला के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसमें कौन सा काम किया जा रहा है? सरला ने कल अपने पिता को एक पत्र लिखा था। तो यहां वर्ब कौन सी हुई? लिखना, अर्थात लिखा। तो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट। चूंकि हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब राइट मीन्स होता है लिखना, और तीनों फॉर्म इसकी होती हैं राइट, रोट, रिटन। हमें कौन सी फॉर्म अप्लाई करनी है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट। सरला रोट, और ऑब्जेक्ट अब तो कौन सा काम किया गया है? लिखा गया है एक पत्र। तो सरला रोट अ लेटर टू, किसको? अपने पिता को। टू हर फादर, और कब लिखा है? कल। यस्टरडे। अब तीसरा सेंटेंस आता है, पिताजी ने कल अपने कपड़े धुले थे। यहां काम किसके द्वारा किया गया है? पिताजी के द्वारा। तो सब्जेक्ट क्या होगा? फादर, फादर, और कौन सा काम किया पिताजी ने? कपड़े धुले हैं। तो फादर वाश्ड, वाश की सेकेंड फॉर्म वाश्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी वाश्ड होती है। तो यहां पे वाश्ड लिखा है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये वाश्ड सेकेंड फॉर्म का है? क्योंकि थर्ड फॉर्म भी वाश्ड ही होता है। तो थर्ड फॉर्म का ये नहीं है, ये पहचानने के लिए हम वाश्ड के पहले देखते हैं। जहां कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो उसके पहले हैज, हैव या हैड अवश्य लगा होगा, ये बताने के लिए कि वो परफेक्टली थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। तो द फादर वाश्ड, आगे हैव, हैज, हैड का प्रयोग नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाश्ड जो है ये एज सेकेंड फॉर्म के तौर पे यूज हुआ है। द फादर वाश्ड, और क्या धुला है पिताजी ने? अपने कपड़े। द फादर वाश्ड हिज क्लॉथ, कब धुला है? कल। यस्टरडे। ये तो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान वही होगी जो अफर्मेटिव में। वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे ऐसे शब्द आएंगे, या वाक्य का अंत या था, ये थे, आ था, ई थी आदि शब्दों के साथ होता है। स्ट्रक्चर इसका सेम वैसे चलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती थी वहां पे अब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, इन वाक्यों में नकारात्मक शब्द जुड़े हुए होंगे,
इन वाक्यों में नकारात्मक शब्द जुड़े होते हैं। जैसे मोहन ने खीर नहीं पकाई थी, तो नकारात्मक शब्द जुड़े होने की वजह से सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, और जब डिड नॉट हम प्रयोग कर लेंगे तब फिर वर्ब की अब हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। अफर्मेटिव में क्या होता था कि हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं थी टेंस की। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में मिल चुकी है, इसलिए जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाती है तो वर्ब की मेन फॉर्म यूज की जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है कि जहाँ सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग होगा, जहाँ कहीं पर ही सेंटेंस में कभी नहीं का प्रयोग होगा तो कभी नहीं के लिए हम फिर डिड नॉट यूज नहीं करेंगे, कभी नहीं के लिए हम नेवर यूज करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, नेवर के साथ हमेशा अफर्मेटिव वाले रूल्स अप्लाई होते हैं, कोई भी टेंस क्यों ना हो। निगेटिव में जहाँ कहीं भी नेवर आएगा तो उसी टेंस के अफर्मेटिव वाले रूल्स अप्लाई होंगे वहाँ। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है शेर ने हिरन को नहीं मारा था। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, शेर के द्वारा। तो द लायन यहां कभी नहीं तो आया नहीं है, केवल नहीं आया है, तो हम नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। द लायन डिड नॉट, और अब वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है क्योंकि हमने यहां हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। तो द लायन डिड नॉट किल, और किसको, हिरन को, किल द डियर, शेर ने हिरन को नहीं मारा। दूसरा सेंटेंस है, मेरे पिताजी ने अपने जीवन के दौरान झूठ कभी नहीं बोला। अब यहाँ पे कभी नहीं आया है, केवल नहीं आया है, कभी नहीं आया है। तो कभी नहीं के लिए हम जैसा कि अभी बता चुके हैं, कभी नहीं के लिए हम नेवर यूज करेंगे, और जब नेवर यूज करेंगे तो हमारे रूल्स अफर्मेटिव वाले अप्लाई होंगे। तो यहाँ कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरे पिताजी के द्वारा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, माय फादर, और कभी नहीं के लिए नेवर यूज करेंगे, माय फादर नेवर। अब झूठ बोलना, तो टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पे नेवर यूज हुआ है तो हमने बताया है नेवर के साथ अफर्मेटिव के नियम अप्लाई होंगे। और अफर्मेटिव में अमूमन क्या होता था कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते थे, तो यहाँ भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड। तो टेल की सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड। माय फादर नेवर टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई मीन्स ही होता है झूठ बोलना। माय फादर नेवर टोल्ड अ लाई, और कब, अपने जीवन के दौरान, ड्यूरिंग ऑल हिज लाइफ। माय फादर नेवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग ऑल हिज लाइफ, मेरे पिताजी ने अपने जीवन के दौरान झूठ कभी नहीं बोला था। अगला सेंटेंस है, तुम पिछले साल पास नहीं हुए थे, तो यू और वर्ब की सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, डिड नॉट, क्योंकि यहां कभी नहीं तो आया नहीं है, केवल नहीं आया है, तो हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे सब्जेक्ट बहुवचन, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी तब जब डिड नॉट यूज हो जाए। तो यू डिड नॉट पास। अब हम यहाँ पे केवल पास यूज करेंगे क्योंकि डिड नॉट हो चुका है। यू डिड नॉट पास कब, पिछले साल, लास्ट ईयर। यू डिड नॉट पास लास्ट ईयर। तो ये तो हुए
कुछ एग्जाम्पल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव टेंस की। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है और अंत तो उन्हीं शब्दों के उच्चारण के साथ होता है, लेकिन ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो क्या के लिए हम जब उनका ट्रांसलेट करते हैं तो क्या के लिए हम क्या की इंग्लिश ना लिख करके इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है अर्थात डिड, उसका प्रयोग हम करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले डिड, फिर हमारा सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, जैसे क्या माता जी ने कल गंगा में स्नान किया था। तो सबसे पहले डिड, डिड मदर बाथ इन द गंगा yesterday। नेक्स्ट, क्या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया था। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमारा क्या है, डिड, और उसके बाद तुमने, डिड यू नॉट। यहां निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव तो है साथ साथ निगेटिव भी है। तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, डिड यू नॉट लर्न योर लेसन। अगर यहां होता कि क्या कल तुमने अपना पाठ याद नहीं किया था, तब हो जाता डिड यू नॉट लर्न योर लेसन, तब वो यस्टरडे और जुड़ जाता। क्या तुम कल चिड़ियाघर गए थे। तो डिड यू, डिड हुआ, सब्जेक्ट हो गया। अब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है। डिड यू गो टू जू yesterday। ये एग्जाम्पल हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेकेंड टाइप सेंटेंस की। तो इन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे कब, कैसे, कहाँ। ये जो प्रश्न सूचक शब्द हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे अंत में ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब डिड और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है तो हम डिड के बाद, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब की मेन फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम कल बाजार क्यों नहीं गए थे। तो यहां इंट्रोगेटिव तो है ही सेंटेंस, साथ साथ निगेटिव भी है। तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द कौन सा है इसमें, क्यों। तो व्हाई, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब।
व्हाई डिड, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, व्हाई डिड यू, और फिर नॉट भी है, व्हाई डिड यू नॉट गो टू मार्केट। कब की बात की गई है, कल की, अर्थात यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। अगला, बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते थे, व्हाई, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। व्हाई डिड द चिल्ड्रेन, शोर मचाते थे। अब चूंकि डिड यूज हो चुका है इसलिए हम वर्ब की मेन फॉर्म ही रखेंगे, और शोर मचाना का होता है मेक अ नॉइज। अगर इसी को हमको सेकेंड फॉर्म के तौर पे यूज करना हो तो हम लिखेंगे मेड अ नॉइज, मेक अ नॉइज। व्हाई डिड द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज इन द क्लास, शोर कहाँ मचाया गया है, इन द क्लास। अगला सेंटेंस, अध्यापक ने कल अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई थी, तो यहां भी क्वेश्चन वर्ड हमारा क्यों ही है, तो व्हाई डिड द टीचर, व्हाई डिड द टीचर नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद निगेटिव ही है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा और मेन वर्ब से पहले। व्हाई डिड द टीचर नॉट टीच, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, और कब, यस्टरडे, यस्टरडे। तो इस तरह प्रेजेंट के बाद अब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंसों का अध्ययन हमने किया।